अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि ईरान 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल किसी आम आदमी ने नहीं किया। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एटॉमिक साइंटिस्ट पर मुश्तमिल है। उन्होंने ये सवालात उठाए हैं सबूतों की बुनियाद पर। ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 से न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो काम कर रही है, उनको कवर कर रही है। हेनरी स्कॉल्स्की ये न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट है, उन्होंने लिखा है, वो कहता है व्हाइल यूएस ईरान नेगोशिएशंस फोकस हैवीली और ईरान्स यूरेनियम एनरिचमेंट दे ओवरलुक अ मेजर प्रोलिफरेशन रिस्क। यानी जबकि अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं और यूरेनियम की अफजूदगी पर बहुत फोकस है उनका, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रोलिफरेशन रिस्क नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्रोलिफरेशन रिस्क क्या होता है बताता हूँ आपको, लेकिन वो आगे लिखता है कि प्लूटोनियम जो पहले से ईरान के बुशहेर न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्पेंट फ्यूल में है। अच्छा, अब ये होता क्या है, मैं जिनकी चीज़ों के नाम ले रहा हूँ, प्लूटोनियम है या प्रोलिफरेशन है, ये बेसिकली वो प्रोसेस है और वो मादा है जिससे एटम बॉम्ब बनता है। तो जहाँ जहाँ इनका नाम आएगा आपने समझ जाना है ये उस चीज़ का नाम है जिससे एटम बॉम्ब आप बना सकते हैं। ये मैं आपके लिए आसानी के लिए बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी प्लूटोनियम ईरान के पावर प्लांट में मौजूद है। ये प्लूटोनियम ईरान को 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने की सलाहियत दे सकता है। 200 से ज़्यादा। इजराइल के पास 90 से 100 हैं। ईरान के पास इजराइल से दुगना एटमी हथियार बनाने की सलाहियत है। लेकिन कैसे, सवाल ये कैसे? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, आपने उसको इसी नज़रिए से देखना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ खबरों की हद तक नहीं, ये वीडियो असल में आपको एजुकेट भी करेगी और आपके इल्म में इजाफा करेगी कि ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। सबसे पहले समझिए प्लूटोनियम क्या है। दोस्तों, दो तरीके हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, अब बड़े आराम से सुनना है आप। पहला है यूरेनियम, इसको एनरिच करो, इसको अफजूदा करो, इसको बेहतर करो, इसको रिफाइन करो, इसकी क्वालिटी अच्छी करो और इससे बम बना लो, ठीक हो गया। दूसरा है प्लूटोनियम, रिएक्टर के वेस्ट से इसको निकालो और बम बना लो। रिएक्टर वो होता है जो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी के ऊपर बिजली बनाता है, जो चलता है। बिजली बनाना उसका एक काम है, उसके और भी बहुत से काम होते हैं। उसका जो फुजला होता है उससे बॉम्ब तैयार होता है, उसको प्लूटोनियम बोलते हैं। फिर आता है यूरेनियम। सब जानते हैं ईरान एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की, ये खबरों में है। लेकिन वो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सवाल उठाया है, वो कह रहा है हर कोई यूरेनियम पे फोकस कर रहा है, कोई प्लूटोनियम की बात नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा लूप होल है। प्लूटोनियम कहाँ से आता है दोस्तों? जब न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है तो जो फ्यूल रॉड्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। जब ये रॉड्स ख़त्म हो जाती हैं, इन्हें स्पेंट फ्यूल कहते हैं, यानी वो ईंधन जो खर्चा गया, जो इस्तेमाल हो गया, वो कहते हैं। इस स्पेंट फ्यूल के अंदर प्लूटोनियम होता है। अब बुशहेर पावर प्लांट ईरान का बहुत बड़ा पावर प्लांट है, इसको रूस ने बनाया था 2010 और 2011 से ये ऑपरेशनल है, चल रहा है। 210 टन स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल में है, यानी 210 टन ईंधन जो है वो जला हुआ ईंधन जिससे प्लूटोनियम बनता है, वो इस वक्त ईरान की स्टोरेज में मौजूद है। कितना? 210 टन। इसमें से कितना प्लूटोनियम है? स्कॉल्स्की की कैलकुलेशन के मुताबिक 2100 किलोग्राम, यानी 2100 किलोग्राम वेपन्स यूजेबल प्लूटोनियम इसके अंदर है। वो प्लूटोनियम है जिससे हथियार बन सकता है। एक बॉम्ब के लिए आपको कितना प्लूटोनियम चाहिए? 10 केजी, 10 किलोग्राम चाहिए आपको। 2100 केजी, इसको डिवाइड करो 10 से तो कितना हो गया? 210 बॉम्ब्स बनाने की सलाहियत रखता है ईरान। अब सवाल यहां पर यह है कि प्लूटोनियम निकालना मुश्किल है या नहीं। स्कॉल्स्की ने लिखा है एक्सट्रैक्टिंग प्लूटोनियम रिक्वायर्स रीप्रोसेसिंग, cutting fuel rods and chemical separation, but a basic facility could be built quickly and cheaply। वो कहता है कि प्लूटोनियम निकालने के लिए आपको रीप्रोसेसिंग चाहिए, फ्यूल रॉड्स को काटना पड़ता है और केमिकल उसमें से अलहदा करने पड़ते हैं, लेकिन एक बेसिक, एक सादा सा
जो एक फैक्ट्री कह लें या फैसिलिटी कह लें, वो उसके लिए दरकार है, जो बहुत जल्दी और बहुत सस्ते तरीके से प्लूटोनियम को बना सकती है। आगे वो कहता है कि 1977 USGAO रिपोर्ट एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली 6 months फॉर अ स्मॉल प्लांट देन अबाउट 1 bomb पर वर्थ पर डे। 6 महीने लगेंगे वो प्लांट बनाने में जो इन रॉड्स में से प्लूटोनियम को अलग करेगा, और हर दिन डेली की बुनियाद पे आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकेंगे। ये एग्जैक्टली ईरान कर सकता है, और इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता कि अगर ईरान ने हो सकता है ऑलरेडी ये काम कर लिया हो। देखें, अभी पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस्फहान वाला जो इनका नतंज इनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर है, लेकिन किसी ने इस तरफ अभी नजर नहीं दौड़ाई। आई एम श्योर दुनिया भर की एजेंसीज और अमेरिकन एजेंसीज ने सोचा होगा, ऐसा नहीं कि वो कितने डम है। मुझे अगर पता है, मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत की, तो उनको तो पता ही होगा डेफिनेटली, लेकिन इसका जिक्र नहीं पड़ा दोस्तों। अब यहां पे 6 महीने में प्लांट बनेगा, फिर रोजाना की बुनियाद पे एक बॉम्ब का मटेरियल तैयार होगा। और यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने क्या लिखा है, वो लिखते हैं ऑल रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम इज यूजेबल फॉर वेपन्स। जितना भी रिएक्टर को चलाने के लिए प्लूटोनियम चाहिए होता है, उससे हथियार भी यानी एटम बॉम्ब भी बन सकता है। मतलब ये वेस्ट नहीं है, ये खजाना है। इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है दोस्तों। अब मैं आपको लेके आता हूं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने जो इंपॉर्टेंट और बड़ी अजीब तरीके की गरीब बात की है, वो कहता है ईरान टोल्ड मी वेरी स्ट्रांगली। अच्छा, यहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, और आपने मेरे साथ बने रहना दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है जहां पे मैं आपको लेके आया हूं। ट्रंप का एक बड़ा अजीबो गरीब दावा कहता है, ईरान ने मुझे बड़ी मजबूती के साथ और बड़े ही एतमाद के साथ बताया दैट दे इंटेंड टू गिव यूएस द न्यूक्लियर डस्ट। यानी जितना भी यूरेनियम उन्होंने अफजोदा किया है उसको न्यूक्लियर डस्ट बोलता है। ईरान हमें देने को, अमेरिका को देने को तैयार है, बट यू आर गोइंग टू हैव टू टेक इट आउट बिकॉज द साइट वाज सो ऑब्लिटरेटेड दैट देयर इज ओनली 1 or 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट कुड गेट इट। लेकिन हम आपको दे नहीं सकते। उसकी वजह यह है, जो आपने तबाही फैलाई है और जहां हमारा ये न्यूक्लियर यूरेनियम पड़ा हुआ था, वो जगह इतनी तबाह हो गई है, मलबे का ढेर बन गई है कि हम वहां से निकाल नहीं सकते। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक है जो ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन से? चाइना और अमेरिका। ये ट्रंप खुद कह रहा है, इट्स सो डीप एंड गॉट हिट सो हार्ड दैट देयर इज नो वे दे हैव द इक्विपमेंट टू मूव इट। ईरान कह रहा है हमारे पास सामान ही नहीं है। ये ट्रंप का दावा, याद रखिएगा, आगे और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो कहता है यू एंड चाइना आर द ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट कुड टेक इट आउट। अब जरा सुनिए अजीबो गरीब बात। हम 2 सिनेरियोज आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक कि ये झूठ है, जिसमें इम्कान ज्यादा है कि ये झूठ है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, ईरान ने ऐसा नहीं कहा। दूसरा, हम ये मान लेते हैं कि सच है। अब दोनों सिनेरियोज को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, फैसला अभी आप लोगों ने कर लेना दोस्तों। पहला ये कि अगर तो ये सच है, अगर तो मान लिया कि सच है, झूठ तो भी झूठ ही रहा ना, सच, तो इसका मतलब है कि ईरान अगर यूरेनियम दे भी देगा अमेरिका को खुश करने के लिए, पाबंदियां हटवाने के लिए, हमले रुकवाने के लिए, ब्लॉकेट तोड़वाने के लिए, उसके बावजूद भी ईरान को पता है कि उसके पास 2100 किलोग्राम का, उसके पास इतनी बड़ी तादाद में प्लूटोनियम मौजूद है कि वो उससे रोजाना की तादाद पे एक न्यूक्लियर बम बना सकता है। और जितना प्लूटोनियम उसके पास है वो 210 न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स आराम से बना सकता है दोस्तों। अगर यूरेनियम चला भी गया उसके हाथ से तो मैटर नहीं कर रहा। ये अगर ट्रंप की बात सच है, लेकिन मेरा एनालिसिस और भी क्रेडिबल लोगों का एनालिसिस ये कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान ने ट्रंप को ये ऑफर की होगी। अब ट्रंप चाइना भी जा रहा है विजिट के लिए, उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। अब अगली बात सुनिए, स्कॉल्स्की ने क्या लिखा है कि अनलाइक डैमेज यूरेनियम फैसिलिटीज द स्पेंट फ्यूल एट बुशहेर इज एक्सेसिबल अबव ग्राउंड। अब जरा सुनिए, ईरान ने, अगर तो ये बात सच है जो ट्रंप कह रहा है, फिर ईरान बहुत बड़ी चाल खेल गया, बहुत बड़ी चाल। वो कह रहा है, क्लॉस्की कह रहा है कि जो यूरेनियम है ना, वो तो उन फैसिलिटीज में है जो कि फैसिलिटीज डैमेज हो गई, चले मान लेते हैं वो नहीं निकल सकता बाहर, लेकिन जो बुशेर के अंदर ये जो स्पेंट फ्यूल है जिसके प्लूटोनियम निकल सकता है, वो ग्राउंड पे है, बड़े आराम से निकल सकता है। ट्रंप अंडरग्राउंड यूरेनियम की बात कर रहा है, लेकिन बुशेर का जो प्लूटोनियम है वो ईरान की दस्तरस में है, वो बिल्कुल ऊपर है, और ईरान किसी वक्त भी उसको निकाल के, उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको प्रोसेस करके बॉम्ब बना सकता है। अब जरा ओवरऑल सिचुएशन समझिए। देखिए, ईरान के लिए बॉम्ब बनाना मुश्किल नहीं है,
और मैं बहुत पहले कह चुका हूं आपको कि अब शायद वो बॉम्ब बनाए, लेकिन इस जंग से पहले उसका इरादा नहीं था, क्योंकि 2003 का आयतुल्लाह खामनाई का फतवा है खुद ईरान के लिए और ईरान की IRGC के लिए, और ये एक रिलीजियस मजहबी फतवा है कि हम बतौर इस्लामी मुल्क होने के नाते हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तबाहकुन है। अब वो शहीद हो चुके हुए हैं और अब ज़रूरियात बदल सकी हैं। अब आयतुल्लाह हैं और सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उनके बेटे। हो सकता है फतवा तब्दील हो जाए मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। अब नाजरीन, रॉबर्ट ए पेप यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं और एनालिस्ट हैं, वो लिखते हैं विद ईरान रिजेक्टिंग ट्रम्प्स प्रपोजल, ट्रम्प्स ईरान स्ट्रैटेजी हैज़ एंटर्ड द डेंजर जोन। ईरान ने जो ट्रंप का प्रपोजल रिजेक्ट किया है और ट्रंप ने ईरान का प्रपोजल रिजेक्ट किया है, अब जो ईरान की स्ट्रैटेजी है वो डेंजर जोन में आ चुकी है। क्या? पहली है बॉम्बिंग, बमबारी की जाए, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज ये है ईरान कंट्रोल्स हुर्मस, ईरान जो है वो हुर्मस पे अपना बिल्कुल पहरा बिठा दे। नाउ वाशिंगटन फेसेस द रियल चॉइस, अब वाशिंगटन के पास असली टेस्ट इम्तिहान है वाशिंगटन का। क्या? एस्केलेशन एंड पॉसिबल ग्राउंड वॉर। अब उस मकाम पे फंस गया है अमेरिका कि उसको ग्राउंड वॉर करनी पड़ेगी और एस्केलेट करना पड़ेगा। और स्टेज 4 क्या होगा? ईरान इमर्जेस एज अ न्यू सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर। ईरान जो है वो एक नई ताकत के तौर पे उभरेगा, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन किसी भी लिहाज से अमेरिका के फेवर में नहीं जाएगी, ऐसा एनालिस्ट कहते हैं। और अमेरिकन्स के लिए आगे वो खुद लिखता है, जो एनालिस्ट है दोस्तों, वो लिखता है कि अमेरिकन्स के लिए इसका मतलब क्या होगा? जंग बढ़ती है तो मतलब क्या होगा? वो कहता है दिस नाउ मींस कैजुअलिटीज और $6 to $8 गैस फॉर मंथ्स। या तो लोग मरेंगे, फौजी मरेंगे अमेरिका के, या फिर अमेरिकियों को $6 से $8 फी गैलन गैस खरीदना पड़ेगी दोस्तों। यानी कहने का मकसद है कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, ईंधन इतना महंगा हो जाएगा कि जान के लाले पड़ जाएंगे अमेरिकियों को, ये वो कहना चाह रहा है। दो ऑप्शंस है, या तो जंग बढ़ाओ, जंग को तूल दो, अमेरिकन जो जिंदगियां हैं वो खतरे में डालो, झुक जाओ, और झुकने पर भी सजा है। मैं अपने हर व्लॉग में आपको कह रहा हूं कि एनालिस्ट का ये मानना है, और खुद अमेरिकन इजरायली एनालिस्ट का ये मानना है कि ईरान अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है, ना निगले चैन ना उगले चैन। और आगे जो एक और चीज आने जा रही है 1 से 2 दिन के अंदर, हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो आप जब, तब वो मकाम आ गया हो, अमेरिका का सदर फ्लाई करने लगा है चाइना। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, याद रखें। जब भी चाइनीज प्रेसिडेंट अमेरिका आए या अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना जाए, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। जी समिट की बात हो रही है, जो कि बहुत आम है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि शी जिनपिंग, चाइना का सदर, सेट टू मीट ट्रंप, पुतिन एंड शहबाज शरीफ इन बीजिंग। ये अब जो मुलाकात है बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है। असल में जो ट्रंप की मुलाकात थी वो बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ थी, लेकिन अब इस मुलाकात में 2 नए एक्टर्स आ चुके हैं, पुतिन और शहबाज शरीफ। अब सोचने की बात नाज़रीन ये है कि जब ये बड़ी ताकतें आपस में मुलाकात करती थी तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता था। अब आप खुद हैरान हैं, मैं खुद भी हैरान हुई खबर पढ़ के, कि एक तरफ पुतिन रूस साबिका सुपर पावर, अमेरिका मौजूदा सुपर पावर, चाइना मुस्तकबिल की सुपर पावर, उसके बीच में पाकिस्तान। बड़े बड़े ममालिक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े ममालिक जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहे दोस्तों। एक जगह बैठ के ये कर क्या रहे होंगे दोस्तों? पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पे नजर आएगा आपको, और ये कर रहे होंगे दुनिया का मुस्तकबिल तय कर रहे होंगे, ये उस खित्ते का मुस्तकबिल तय कर रहे होंगे। लेकिन ट्रंप किस हालत में जा रहा है, आप जरा ये सुनिए। ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वो जंग बंदी करवा के, पीस डील करवा के, फिर शी जिनपिंग के सामने चौड़ा के खड़े होगा कि देखो जनाब मैंने बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? फिल गॉर्डन है, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ओबामा के एडवाइजर रह चुके हैं। वो कहते हैं बाय फेलिंग टू गेट ईरान डील अहेड ऑफ जी मीटिंग, ट्रंप विल अराइव इन बीजिंग विद एन इकोनॉमी अंडर स्ट्रेन। एक तो ईरान डील ना हासिल कर सका ट्रंप, फिर जब जी के सामने जाएगा ट्रंप तो एक ऐसी हालत में जाएगा कि जब उसकी इकॉनमी इस वक्त जो है वो अंडर स्ट्रेन है, प्रेशर में, फॉलिंग पोल नंबर्स, जो इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसके जो पोल नंबर्स हैं इसके मुल्क के अंदर, वो भी नीचे गिर रहे हैं। पुअर मिड टर्म प्रोस्पेक्ट्स, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें बहुत ही कम चांसेस है कि ट्रंप और ट्रंप की पार्टी जीते। की म्यूनिशंस डिप्लीटेड, हथियार खत्म हो रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको, मिसाइल खत्म हो रहे हैं, नए बनाने में सालों लग जाएंगे। मिलिट्री एसेट्स रीडिप्लॉयड फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू मिडल ईस्ट एंड humbled by a third rate power as he confronts a first rate one। और एक थर्ड रेट पावर, देखिए जो भी है, अमेरिका के मुकाबले में ईरान की ताकत थर्ड रेट है। एक थर्ड रेट ताकत ने
घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। इस हालत में ट्रंप जो है वो जी के सामने जा रहा होगा, और जी वो है जो अभी तक कोई जंग हारा नहीं है दोस्तों। तो अब आप अंदाजा कर लें, आप हम्बल्ड बाय थर्ड रेट पावर, तीसरे दर्जे की ताकत से जलालत उठाने के बाद जो है वो ट्रंप जी के सामने पेश होगा, तो क्या मुंह लेके जाएगा? क्या उसके पास तो कोई लीवरेज ही नहीं होगा। ट्रंप की आदत थी, ये बड़े तम तराक से मिलता था किसी से जाके कि मैं अमेरिका का सुपर पावर हूं। अब घुटने टेके हुई सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन के जी जिनपिंग के सामने जाएगा। आगे वो लिखता है, ट्रंप पुट ऑफ दिस समिट अ मंथ अगो टू अवॉइड जस्ट दिस सिनेरियो and now finds himself in an even weaker bargaining position than he was then। ट्रंप ने यह समिट एक महीना पहले जो है वो टाल दिया था इसी सिनारियो से बचने के लिए, क्योंकि जंग खत्म नहीं हुई थी और अभी भी उसको इसी तरह से इसी सिनारियो के अंदर एंटर होके जी जिनपिंग का सामना करना पड़ेगा। सोफिया सैफी एक CNN की रिपोर्टर है, वो लिखती है कि talks between the United States and Iran won't make significant progress before President Donald Trump meets with his Chinese counterpart Xi Jinping later this week। China is going to be an important player in ensuring the dialogue continues। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डील होनी ही चाइना विजिट के बाद है। पहले ट्रंप जाके शी जिनपिंग को एतमाद में लेगा, क्योंकि उससे पहले ये डील होनी नहीं थी। ईरान ने सिर्फ टाल मटोल करनी थी, जो कि उसने बहुत अच्छे से की है बाय द वे। ये डील अब होगी जब चाइना से मिलेगा, चाइना अपनी डिमांड्स रखेगा, अमेरिका को झुकना पड़ेगा। जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप झुक जाएंगे, फिर चाइना जनाब ईरान से कहेगा, देखो भाई बहुत हो गया, ठीक है चलो अब हम सुलह करते हैं, या सुलह से ज़्यादा हम बैरे हरमुज़ खोलते हैं, मगर अपनी शर्तों पे खोलते हैं। क्योंकि जो भी कह लें, ईरान इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन चाइना का आसरा उसको है। चाइना की सपोर्ट के साथ ईरान ने ये पूरी जंग लड़ी है, तो डेफिनेटली चाइना की बात मानना पड़ेगी। चाइना अब मीडिएटर भी बन रहा है पाकिस्तान के साथ साथ। अब मैं आपको आखिर में लेके आता हूँ नेतन्याहू पे। नेतन्याहू ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है, फिर इंशाल्लाह बात को यहाँ से इख्तिताम पजीर करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान, ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि नेतन्याहू का, इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है और तुर्की है। उसने कहा पाकिस्तान इज ट्राइंग टू हार्म रिलेशनशिप्स बिटवीन यूएस एंड इजराइल। पाकिस्तान इजराइल और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत पहली बार है कि इस पूरी जंग में नेतन्याहू ने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ईरान अमेरिका का सालिस है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से डील की बात हो रही है। जिसको यकीन नहीं आ रहा, 60 मिनट के नाम से एक प्रोग्राम है जो कि अमेरिका के टीवी पे चलता है, आप जाके इसको गूगल करें तो ये इंटरव्यू, उसका बिल्कुल ताज़ा इंटरव्यू नेतन्याहू का पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें ये उसने बात की है। अब ये क्यों पाकिस्तान के साथ इतनी मुखालफत है? क्योंकि नेतन्याहू डील नहीं चाहता, वो जंग चाहता है। इसराइल की बका जंगों पर है, वो जंग लड़ता है तो इसराइल जो है वो उसकी बका है, क्योंकि उसका खुद का कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में। क्या करता है इसराइल? क्या बेचता है? ज़राई मुल्क है, सनती मुल्क है, क्या मुल्क है? वो एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिकन एड पे चलता है और उसका काम है लड़ते रहना। अमेरिका उसको एड इसलिए देता है कि वो लड़ता रहे, तो लड़ाई ही उसका बेसिकली, वो एक ऐसा किराए का कातिल है जिसका काम है लड़ाई करना, जिसके उसको पैसे मिलते हैं। सो पाकिस्तान ने लड़ाई रुकवा दी तो पाकिस्तान जो है वो दुश्मन हो गया। नेतन्याहू ने CBS को इंटरव्यू में कहा है कि हमें अमेरिका में इजराइल की सपोर्ट में गिरावट देखी है, अमेरिका में इजराइल की सपोर्ट में गिरावट देखी है, खुद कह रहा है नेतन्याहू। और ये तकरीबन 100% सोशल मीडिया के जियोमेट्रिक इजाफे से मैच करता है, यानी सोशल मीडिया ने जो कुछ हो रहा है उससे हुआ है, और ये खुद ब खुद नहीं हुआ। किसने किया? उसने पूछा, इंटरव्यू करने वाले ने, किसने पूछा है? वो कहता है आप एक टेक्स्ट मैसेज सुनते हैं, मैं एक रेड ब्लडेड टेक्सन हूं, मैं हमेशा इजराइल की सपोर्ट करता था, लेकिन जो वो इजराइल कर रहा है अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको लगता है किसी अमेरिकन ने लिखा है, लेकिन जब हम ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है जिसने ये ट्वीट किया है। पाकिस्तान में बॉट्स इस्तेमाल करके ट्वीट्स कर रहा है। बेसिकली वो कहना यह चाह रहा है कि अमेरिका के अंदर जो इजराइल की सपोर्ट गिरी है, उसकी जो बेसमेंट है वो पाकिस्तान है, उसकी जो बुनियाद है पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा इतना किया है इजराइल के खिलाफ अमेरिका के अंदर कि अमेरिकन अवाम इजराइल के खिलाफ हो गई है। और CNN ने बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट दी है। हैरी एंटन जो कि CNN के एंकर है, उन्होंने रिपोर्ट दी है दोस्तों। वो कहते हैं नेतन्याहू को अमरीकी पब्लिक ओपिनियन में बहुत बड़ा धचका लगा है, उस पर नो कॉन्फिडेंस अवाम ने शो किया है नेतन्याहू पे। वो इससे पहले 2025 में 42% लोग नेतन्याहू पर नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे। अब उनकी तादाद 59 ऑलमोस्ट 60% हो चुकी है। 1 साल के अंदर अंदर
और ये सिर्फ यंग डेमोक्रेट्स नहीं है, 81% ओल्डर डेमोक्रेट्स को भी जो है भरोसा नहीं रहा नेतन्याहू के ऊपर, और जो 58% जवान यंग रिपब्लिकन्स हैं उनका भरोसा उठ गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, 2023 में 42% ने नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया था, 2026 में 59% ने नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया दोस्तों। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है, यानी अमेरिकन अवाम, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, वो अब नेतन्याहू तक को रिजेक्ट कर रहे हैं और उंगली उठ रही है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की वजह से हुआ दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा, लेकिन यहां पे ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इस ब्लॉक में पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, मिस्र है, मैं आपको बता चुका हूं पिछले व्लॉग में, और चाइना जो है वो एक तरह से इन सबका लीडर है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, वो इन सबको अपनी छतरी में बाहिफाजत रख सकता है दोस्तों। ये है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो कि तामीर हो चुका है। इसका ऐलान नहीं हुआ, इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, मगर ये नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, इस पे अपनी राय लाजमी दीजिएगा नाज़रीन, आपकी राय का इंतजार रहता है। और अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कमेंट तो आप करते ही करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर फेसबुक पे आप उससे बराह रास्त बात करना चाहते हैं लाइव कॉल्स के जरिए, तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।